कुछ टाइम बाद सब तैयार होकर हॉल में खड़े होकर आरजे का वेट कर रहे थे। लगभग शाम होने वाली थी। आरजे ने हमेशा की तरह हाई स्लीव टी शर्ट और ऊपर लंबी मोटी जैकेट जो पूरी तरह से उसकी गर्दन को ढक रही थी। आरजे ने खुद को मिरर में देखा, एक पल के लिए मुस्कुराई और अगले ही पल अपने स्पोर्ट शूज पहनकर कमरे से बाहर आ गई। उसने बिना किसी भाव के सीढ़ियों की तरफ देखा और फिर रेलिंग की तरफ। अचानक आरजे रेलिंग से नीचे कूद गई। उसने सबकी तरफ देखा, अभी भी उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। उर्वेन बोला, तुम हमारी कभी सुनती क्यों नहीं हो? आरजे ने कहा, अभी मेरा कुछ भी सुनने का मूड नहीं है। चलो, मैं नहीं चाहती अंधेरा हो जाए और हमें एक बार फिर खाली हाथ लौटना पड़े। सबने हाँ में सिर हिलाया और आरजे के पीछे चले गए। हमेशा की तरह आरजे ड्राइविंग सीट पर बैठी, उर्वेन उसके पास बैठ गया। बाकी सब पीछे बैठ गए। आरजे बोली, हम इस समय त्रिवेणी घाट जाएंगे। वहाँ इस समय बहुत भीड़ होती है और जहाँ तक मुझे लगता है हमें हमारा नेक्स्ट केस वहीं मिलेगा। आरजे ने पूरे विश्वास के साथ ये बात कही जैसे उसे पहले से ही पता हो। अर्घ ने कहा, आरजे हमें अभी चलना चाहिए। यूनी बोली, हाँ आरजे, वैसे भी लेट हो चुके हैं हम। मानसा ने कुछ देर सोचा। आरजे, मुझे नहीं लगता त्रिवेणी घाट जैसी जगह पर हमें कोई केस मिलेगा। हाँ, घूमने के लिए अच्छी जगह है। सिमी ने भी मानसा की हाँ में हाँ मिलाया। हाँ, मुझे भी यही लगता है। आरजे मुस्कुराई, कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं मिला तो चिल मारेंगे आराम से। इतना कह उसने वैनिटी वैन स्टार्ट कर आगे बढ़ा ली। थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, सूरज डूब रहा था। उसी के साथ पहाड़ और ज्यादा शांत लगने लगे थे। वैनिटी वैन बहुत धीमी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। शायद आरजे का मूड नहीं था स्पीड से चलाने का, वो भी इन पहाड़ों को शांति से देखना चाहती थी। उर्वेन बोला, आरजे, वैसे आज तुम हम सबके साथ पानी में खेलोगी ना? बहुत झिझकते हुए उर्वेन ने ये सवाल पूछा, पर अगले ही पल उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। आरजे ने सवाल को सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो इस सवाल का जवाब उर्वेन को नहीं देना चाहती थी। उर्वेन ने भी आगे कोई सवाल नहीं किया। घाट से थोड़ी दूर आरजे ने वैनिटी वैन रोक एक पुरानी झोपड़ी जैसी दिखने वाले घर के पास पार्क कर दी। ये देखकर सब हैरान थे। यूनी बोली, हम थोड़ा आगे चलते हैं ना? मानसा ने भी कहा, घाट अभी भी दूर है, कहीं तुम चलकर जाने का तो नहीं सोच रही हो ना? देखो, ऐसा सोच रही हो तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मैं चल के नहीं जाने वाली। मानसा ने बहाना बनाया। अर्घ ने बाहर की तरफ देखा। आरजे, इस झोपड़ी के आगे क्यों पार्क किए है? हम वैनिटी वैन को सड़क के दूसरी तरफ बाकी गाड़ियों के साथ पार्क करते हैं ना? सिमी ने भी झोपड़ी को बड़े ध्यान से देखा। झोपड़ी थोड़ी टूटी फूटी लग रही थी, पर अभी भी घर की लाइट ऑन थी, पर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। देखने पर यही लगता था कि घर का मालिक जाने से पहले घर की लाइट बंद करना भूल गया है। उर्वेन ने बाहर की तरफ देखा। आगे घाट तक पहुंचने का रास्ता शुरू हो रहा था, पर इस समय काफी भीड़ थी। वहां कई दुकानें कतार में लगी हुई थी और वहां कुछ लोग पूजा का सामान और प्रसाद खरीद रहे थे। शायद संध्या आरती की तैयारी की जा रही थी। आरजे ने सबको सुना और वैनिटी वैन से नीचे उतर गई। अब सबके पास कोई रास्ता नहीं था। मानसा के साथ सब बेमन से उतर गए। आरजे ने उस घर को देखा। दोस्तों, हम सीधे घाट की तरफ चल रहे हैं। संध्या आरती के बाद हम इस घर के मालिक से मिलेंगे। यूनी ने अपना सिर पकड़ लिया। व्हाट? आरजे ने यूनी को घूरा। हम मिलेंगे, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। सब ने आलस से अपने हाथ नीचे लटका लिए। आरजे त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ गई। मानसा अपने थके कदमों से आरजे का पीछा कर रही थी। सिमी और उर्वेन आरजे के बराबर आने के लिए काफी तेजी से चल रहे थे, पर आरजे के चलने की स्पीड काफी तेज थी। वो तो शुक्र था कि वो आसपास देखते हुए चल रही थी, नहीं तो ये पांचों कब का पीछे छूट चुके होते। अर्घ्य अपनी सामान्य स्पीड से चल रहा था। आरजे की ही तरह वो भी चारों तरफ नजर रख रहा था। हालांकि उसकी नजरें मिठाइयों की दुकान पर ज्यादा थी। उसका मन तो था मिठाई खरीद ले, पर उसे डायबिटीज थी, इसलिए आरजे ने उसे मीठा खाने से सख्त मना किया था। हालांकि कभी कभी आरजे उसे थोड़ा मीठा खा लेने देती थी।
पर ज्यादातर अर्घ को आरजे से डांट खानी पड़ती थी, इसलिए किसी तरह उसने अपने मन को रोका हुआ था। यूनी ने मानसा का कंधा पकड़ रखा था और इस समय दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। दूसरी तरफ समय और आर्यन को घाट पर बैठे सुबह से शाम हो गई थी। आर्यन तो टाइम पास के लिए नदी में पत्थर फेंक रहा था, तो कभी पानी के साथ खेल रहा था। समय महादेव की मूर्ति के नीचे खाली आंखों से वहां आते जाते लोगों को देख रहा था। भीड़ बढ़ रही थी और समय को अब तक कहीं भी आरजे दिखाई नहीं दी थी। समय के चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो इस समय कितना परेशान है। समय ने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा लटका लिया। तभी एक प्लास्टिक की बॉल उछलते हुए उसके पास आ गई। समय ने बिना किसी भाव के उस बॉल को उठा लिया। वो उसे फेंकने ही वाला था कि एक बच्चे की तेज आवाज उसके कानों में गूंज उठी, रुको, ये मेरी है। समय ने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा। वो एक 5-6 साल का एक बच्चा अपनी कमर पर हाथ रख उसे घूर रहा था। समय ने उस प्लास्टिक की बॉल की तरफ देखा और फिर उस बच्चे की तरफ। समय ने उस बच्चे को घूरते हुए कहा, इधर आओ। बच्चे ने मुंह बनाते हुए ना में सिर हिला दिया। प्यार से बोलो, मुझे पता है बॉल लेने के बहाने तुम मुझे किडनैप करोगे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उस बच्चे ने शरारती आंखों को मटकाते हुए अपनी छोटी सी उंगली को दाएं से बाएं घुमाया। ना, ये सुनकर समय ने उस बॉल की तरफ देखा। ठीक है, मैं इसे फेंक देता हूँ। समय ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उस बॉल को फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया। ये देख बच्चा परेशान हो गया और तुरंत दौड़कर समय के पास आ गया। अंकल, प्लीज इसे मत फेंकना, ये मेरी दादी माँ ने मुझे दिलाई है। ये कहते कहते उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे की आंखों में आंसू देख समय का गुस्सा गायब हो गया। उसने बिना किसी भाव के वो बॉल उस बच्चे के हाथ में थमा दी। जाओ अब, इतना कहकर वो दूसरी तरफ देखने लगा। बच्चा बॉल को देख बहुत खुश हो गया। उसने समय को देख एक बार फिर अपनी आंखें छोटी कर लीं। मैं खो गया हूँ, मुझे मेरी दादी माँ को ढूंढने में मदद करो ना। समय ने ये सुनकर एक बार फिर उस बच्चे को घूरा। इतने सारे लोगों में तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला परेशान करने के लिए? बच्चे ने समय को गुस्से से घूरा और समय की नकल करते हुए उसके पास बैठ गया। हाँ, समय बोला। जाओ, वैसे भी मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रही, तो तुम्हारी दादी माँ को कैसे ढूंढूंगा? उस बच्चे ने एक बार फिर अपनी आंखें छोटी कर ली और अगले ही पल चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, ये अंकल मुझे किडनैप कर रहे हैं, बचाओ। समय की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने अगले ही पल उस बच्चे के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। पागल हो गया क्या? मैंने तुम्हें कब किडनैप किया? बच्चा अभी भी समय का हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों ने उस बच्चे की आवाज पर ध्यान दिया तो उनकी नजर बच्चे का मुंह पकड़े हुए समय पर गई और उन्हें गलतफहमी हो गई। ए रुक, बच्चे को किडनैप कर रहा है। वो लोग समय की तरफ दौड़े। समय ने उन लोगों को अपनी तरफ आते देख परेशान हो उठा। आर्यन की नजर उस तरफ पड़ी तो वो समय की मदद करने के लिए उठा और अगले ही पल उसने अपने कदम रोक लिए। इतनी जल्दी नहीं, बहुत परेशान किया है इस यमराज ने मुझे, थोड़ी देर इसे पिटने दो, उसके बाद देख लेंगे। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। समय ने बच्चे को घूरा। बच्चे ने झटके से समय का हाथ अपने मुंह से हटाया। उसने अपने हाथ को झाड़ा। तुम नहीं करोगे तो ये लोग मेरी मदद करेंगे। बच्चे ने रोने का नाटक किया। समय बोला, "Hey, don't mess with me." समय ने लगभग उस बच्चे को धमकी दी। तब तक वो लोग समय तक पहुंच गए थे। उन लोगों ने समय को पकड़ लिया। समय ने कहा, छोड़ो मुझे, मैंने इसे किडनैप नहीं किया है, ये खुद मेरे पास आया था, झूठ बोल रहा है ये बच्चा। समय ने लोगों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की। बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने बच्चे को रोते देख समय पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू, और इल्जाम इस मासूम बच्चे पर लगा रहा है। उनमें से एक ने कहा,
शोर सुनकर वहां काफी लोग जमा हो गए थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सोचा, बहुत पिटने वाले हैं सर आज। समय ने भीड़ बढ़ते हुए देखी तो उस बच्चे को डांटते हुए कहा, मैं कह रहा हूं नौटंकी मत कर। तभी उनमें से एक ने कहा, पुलिस को फोन करते हैं, 2 दिन पुलिस के डंडे खाएगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। समय ये सुन और भी परेशान हो गया। अगर ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस को मेरे और मेरे केस के बारे में पता चल जाएगा, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कुछ भी करके बचना होगा। समय ने खुद से कहा। समय बोला, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। असल में इसकी दादी माँ कुछ वक्त के लिए इसे मेरे पास छोड़कर गई थी किसी काम से, पर जब वो नहीं आई तो ये रोने लगा और गुस्से में चिल्लाने लगा। देखिए, मैंने किडनैप नहीं किया इस बच्चे को, इसकी दादी माँ आती ही होंगी। समय ने किसी तरह उन सबको अपने झांसे में लेना चाहा। ये सुनकर वो लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, ये आदमी झूठ बोल रहा है। सब उस तरफ देखने लगे। आरजे अपनी कमर पर हाथ रख अपनी टीम के साथ भीड़ को देख रही थी। यूनी, अर्घ, उर्वेन ने अपने हाथ बांधे हुए थे। सिमी कंफ्यूज सी भीड़ को देख रही थी। आरजे समय का चेहरा नहीं देख पाई थी। उसने सिर्फ समय की आवाज सुनी और सुनते ही पहचान गई कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। समय ने चिढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली। कौन है ये पागल, इसे भी अभी आना था। आर्य ने जब आरजे को देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें खिंच गईं। ये नहीं होना चाहिए था। ये लड़की मिली भी तो इस टाइम। अब सर का क्या होगा? मैं चाहता तो नहीं, पर अब मुझे उन्हें बचाना ही होगा। आरजे अपनी टीम के साथ आगे बढ़ी तो भीड़ एक तरफ हो गई। आरजे का प्रभाव ही कुछ ऐसा था। उसकी एक आवाज काफी थी किसी की भी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए। आर्यन भीड़ हटते देख जल्दी से समय के पास आ गया। सर चलिए यहाँ से, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आर्यन बस किसी भी हालत में उसे यहाँ से ले जाना चाहता था। समय बोला, नहीं, इतनी आसानी से नहीं। समय ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वो अभी भी उस बच्चे को घूर रहा था। बच्चे ने हैरानी से समय की तरफ देखा और समय बोला, बहुत शौक है ना किडनैप होने का, चलो सच में किडनैप होते हैं। समय ने तिरछी निगाहों से बच्चे को देखा। बच्चे की आंखें अब डर से सिकुड़ गईं। आर्यन बोला, सर चलिए, भीड़ का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, मौका अच्छा है, आप छोड़िए इस बच्चे को। आर्यन ने समय को खींचना चाहा, पर समय ने उसकी एक न सुनी। बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए और जोर से चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ। लोग गुस्से में समय की तरफ बढ़े, पर समय ने बच्चे की गर्दन को दबाने का नाटक किया। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। उसने सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसा कहा ताकि वो उसके करीब ना आए। सब लोग वहीं रुक गए। तभी किसी ने जोर से समय के पैर पर मारा। समय घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। समय के गिरने की वजह से बच्चा छूट गया और पीछे खड़े शख्स के पास दौड़कर छुप गया। समय ने अपने पैर को पकड़ लिया और दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। भीड़ गुस्से में समय की तरफ बढ़ी। आर्यन चिल्लाते हुए उन्हें रोकने लगा, ये मेरे सर है, इन्होंने कोई किडनैप नहीं किया है। तभी एक तेज आवाज आई, रुको। लोग वहीं रुक गए। समय और आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आरजे थी, जिसके एक हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ से उसने उस बच्चे को पकड़ रखा था। उसकी टीम पीछे बॉडीगार्ड की तरह अपने हाथ बांधे आरजे को लगभग कवर कर रही थी और भीड़ को आगे बढ़ने से रोक रही थी। आरजे को देख समय के चेहरे पर चमक आ गई। तुम? आर्यन बोला, ज्यादा खुश मत होइए सर, इस समय ये आपकी दुश्मन है। जबकि समय को देख आरजे का मुंह बन गया। टाइम मशीन, आरजे ने बड़बड़ाया। अर्क बोला, मुझे लगा ही था ये बच्चा चोर है, उसने धीरे से आरजे के कान में कहा। उर्वेन बोला, बच्चा चोर? आजकल कितने अच्छे कपड़े पहनकर किडनैप करते हैं यार ये। यूनी बोली, पता नहीं इतने प्यारे बच्चे को क्यों किडनैप कर रहा था। यूनी ने उस बच्चे को प्यार से देखा तो उस बच्चे ने यूनी को फ्लाइंग किस दी। इतना काफी था, यूनी पूरी तरह से उस बच्चे से इम्प्रेस हो चुकी थी। मानसा बोली, अरे ये सोचो, इतना हैंडसम आदमी किडनैपर हो सकता है। सिमी ने कहा, मुझे भी नहीं लगता, इस बच्चे को इन दोनों ने किडनैप किया है। मानसा और सिमी समय की तरफ थे।
जबकि यूनी, अर्क और उर्वेन उसके खिलाफ उसे किडनैपर समझ रहे थे। आरजे बोली, आप सब जाइए, मैं इस किडनैपर को पुलिस स्टेशन छोड़कर आऊंगी। सब लोग अब आरजे को देखने लगे। ऐसे कैसे मान ले? हो सकता है तुम भी इस बच्चा चोर के साथ मिली हो, उनमें से एक ने कहा। तभी उस बच्चे ने स्टाइल से अपना हाथ उठाया। ये अंकल जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, सच में इन्होंने मेरा किडनैप नहीं किया है, मैंने बस छोटा सा मजाक किया था। ये सुनकर सब बच्चे को हैरानी से देखने लगे। समय ने गहरी सांस ली और अपना सिर लटका लिया। आर्यन ने भी अपने बाल सहलाए ताकि खुद को सुरक्षित महसूस करा सके। क्या बच्चा है, अच्छे खासे शरीफ लोगों को पिटवा देता ये अभी। लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। थोड़ी देर में संध्या आरती शुरू होने वाली थी। समय अपना पैर पकड़ खड़ा हो गया। वो अभी भी लंगड़ा रहा था। शायद उसके पैर में जोर से चोट लगी थी। उसे दर्द भी काफी हो रहा था, पर फिर भी उसने अपने दर्द को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। समय हमेशा से ऐसा ही था। चाहे उसे कितनी भी चोट लग जाए, वो कभी किसी को नहीं बोलता था, न ही उसे ऐसा करना पसंद था। आर्यन को भी अब समय पर दया आ गई। हालांकि वो खुद चाहता था कि समय पिटे, पर अब उसका गुस्सा शांत हो गया था। सर, आप ठीक है ना? आर्यन ने सवाल किया। समय ने हाँ में सिर हिलाया। मानसा बोली, बच्चे ऐसे झूठ नहीं बोलते, अंकल को चोट लग गई तुम्हारी वजह से। बच्चे ने अपना चेहरा लटका लिया। मैंने नहीं मारा इन्हें, इस दीदी ने मारा। ये कहकर उसने आरजे से अपना हाथ छुड़ा लिया और यूनी के पीछे छुपने लगा। आरजे बोली, सॉरी। आरजे ने बिना किसी भाव के समय से माफी मांगी। समय बोला, कोई बात नहीं, आप मुझे मार सकती हैं, चाहे तो इस डंडे से भी मेरी बाकी हड्डियां भी तोड़ दीजिए। चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल का खर्चा मैं दूंगा। समय ने बिना किसी भाव के आरजे से कहा। आरजे को लगा जैसे समय उसे ताना मार रहा है, तो वो चिढ़ गई, पर उसने अपने चेहरे पर दिखाया नहीं। आर्यन ने समय के कंधे पर हाथ रखा। क्या कर रहे हैं सर? आप उसे और नाराज कर रहे हैं। कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है सर। थोड़ा अच्छे से बात कीजिए, हमें जल्दी से जल्दी ये केस खत्म करना चाहिए, मुझे वापस लौटना है सर। समय ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे भी जल्द से जल्द वापस जाना है, न चाहते हुए भी मुझे इस घमंडी को झेलना होगा, उसने धीमी आवाज में आर्यन से कहा। वो दोनों काफी धीमा बोल रहे थे, पर आरजे को सब सुनाई दे रहा था। आरजे उनकी हर बात बहुत आसानी से सुन रही थी, पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। समय लड़खड़ाते हुए आरजे के पास आया। मिस, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, गलती हो जाती है, बच्चा है। समय ने उस बच्चे को देख फेक स्माइल दी। मन में तो उसे 2 से 3 थप्पड़ लगा चुका था। बच्चे ने मुंह बनाते हुए समय को जीभ निकालकर चिढ़ाया। समय ने अपनी मुट्ठियां कस के बंद कर ली। आर्यन ने समय के कंधे पर हाथ रखा। शांत रहिए सर, बच्चा है। आर्यन घुटनों के बल बैठकर बच्चे को बड़े प्यार से बुलाने लगा। आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगा। उस बच्चे ने धीरे से आर्यन को देखा। मैं अनजान लोगों से चॉकलेट्स नहीं लेता। दादी कहती है चॉकलेट खिलाकर बेहोश करके बड़े थैले में बंद करके उठा ले जाते हैं। मुझे बड़े थैले में बंद कर उठा ले जाओगे? आर्यन अपने दांत पीसते हुए हंसा। कोई बात नहीं, बड़ा प्यारा बच्चा है। इतना कहकर वो चुपचाप उस बच्चे को घूरते हुए समय के पीछे आकर खड़ा हो गया। उर्वेन बोला, क्या करें आरजे, बच्चे को उसकी दादी माँ तक पहुंचाएं? अर्घ ने कहा, मुझे लगता है शायद ये बच्चा ही हमारा अगला केस है। सिमी बोली, क्यों ना हम इसे इसकी दादी माँ तक पहुंचाकर इसकी हेल्प करें? आरजे ने हाथ दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया और समय को देखने लगी, जो अभी भी काफी परेशान लग रहा था। संध्या आरती शुरू हो चुकी थी। फिर से एक बार घंटियों की आवाजें वातावरण को शुद्ध कर रही थी और पूरा घर दिए की रोशनी से जगमगा रहा था। आरजे बोली, बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की, आरजे ने कुछ सोचते हुए कहा। सब हैरानी से आरजे को देखने लगे। समय की आंखें खुशी से चमक उठी। वो तो यही चाहता था कि आरजे उसकी मदद करे, जबकि आरजे की टीम समझ नहीं पा रही थी अचानक आरजे समय की मदद क्यों करना चाहती है। उस बच्चे ने पीछे से आरजे को पकड़ लिया। मुझे भी मेरी दादी माँ तक पहुँचा दो ना, पता नहीं कहाँ खो गई।
आरजे ने यूनी को कुछ इशारा किया तो यूनी ने आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया। हाँ, हम करेंगे तुम्हारी मदद। बच्चा खुश हो गया। आरजे ने एक नजर उस बच्चे को देखा। उसे वो थोड़ा अजीब लगा और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आरजे को लग रहा था कि बच्चा अब तक सिर्फ झूठ बोल रहा है। उसने कभी सच बोला ही नहीं, पर फिर भी वो समझ नहीं पा रही थी बच्चा छुपा क्या रहा है। वहीं समय और आर्यन तो इसी बात से खुश थे कि आरजे उनकी मदद करने के लिए तैयार थी। तो क्या अब आरजे सच में उसकी मदद करेगी? भाग 9। समय और आर्यन काफी खुश थे ये सोचकर कि सच में आरजे बिना कोई प्रॉब्लम के उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई है। आरजे ने उस बच्चे की तरफ देखा। पुलिस स्टेशन में इस बच्चे के खोने की कंप्लेन करो। जब तक इसकी दादी नहीं मिल जाती, ये हमारे पास रहेगा। ये सुनकर यूनी बहुत खुश हो गई। यूनी, अर्क और मानसा उस बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन चले गए, जबकि उर्वेन और सिमी आरजे के पास रुके। उर्वेन ने आगे बढ़कर आर्यन और समय के हाथ में एक कार्ड थमा दिया। वो दोनों हैरानी से उस कार्ड को देखने लगे। उसमें सिर्फ चमकीले अक्षरों से एक नंबर लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक वाक्य, आपकी समस्या का हल। इस वाक्य को भी चमकीले अक्षरों से लिखा हुआ था। उर्वेन बोला, इस नंबर पर कॉल करना, हम तुम्हें एड्रेस और टाइम बताएंगे, पहुंच जाना। समय ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा। मैं क्या करूं इस कार्ड का? सिमी बोली, क्या करूं का क्या मतलब? नंबर लिखा है, कॉल करना है, हम आपको एड्रेस बताएंगे, आपको उस एड्रेस पर आना है, आरजे को अपनी प्रॉब्लम बतानी है, बस। इतना सब सुनकर तो आर्यन का सिर घूमने लगा। बस इतना ही? हमें इनसे मिलना है या पहाड़ चढ़ना है? इन सब की क्या जरूरत है? सीधे सीधे आपकी ये आरजे ही बता देगी हमें अपनी समस्या का हल। क्यों आरजे, बताएंगी ना? आर्यन ने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहा। आरजे ने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया, पर उर्वेन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जूते चप्पल नहीं खाने तो ये अपने अंदर के छिछोरेपन को अपने अंदर रखो, समझे कि नहीं? आर्यन ने उर्वेन को घूरा और वो कुछ बोलता उससे पहले समय ने उसका हाथ पकड़ उसे चुप रहने का इशारा किया। ओके, क्या मैं फोन अभी कर सकता हूँ? उर्वेन सोच में पड़ गया। अब अभी नहीं, सुबह 10 बजे। वैसे हमारे पास बहुत सारे केस हैं, तो हो सकता है कि कॉल ना उठा पाऊं। आरजे जो कब से शांत थी अचानक बोली, आपका नाम क्या है? टाइम मशीन। समय बोला, टाइम मशीन और मैं? कूल डाउन। समय ने खुद को शांत किया। समय, और तुम्हारा? आरजे, उसने बिना किसी भाव के कहा। समय ने थोड़ा चिढ़कर कहा, निकनेम नहीं पूछा है, रियल नेम क्या है? आरजे ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उर्वेन बोला, आरजे का रियल नेम उसके मॉम डैड के अलावा सिर्फ आरजे जानती है। उसे अपना रियल नेम पसंद नहीं है, इसलिए वो खुद को आरजे बुलाती है। तो आज के बाद कभी आरजे से उसका रियल नेम मत पूछना। आरजे ने गहरी सांस ली। उर्वेन, सिमी, तुम दोनों आर्यन को जाकर सारी डिटेल दो, मुझे समय से अकेले में बात करनी है। आरजे ने काफी सीरियस होकर कहा, तो कोई उसकी बात को मना नहीं कर पाया। सिमी और उर्वेन आर्यन को लेकर चले गए। आरजे बोली, बैठे। समय ने अपनी घड़ी में देखा, टाइम हो चुका था। आरजे ने गहरी सांस ली। क्यों, तुम्हारी बैटरी का रिचार्ज खत्म हो गया? समय ने अपनी आंखें बंद कर ली। बस एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद इस समय की पावर दिखाऊंगा। अभी मुझे शांत रहना चाहिए। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। चलो बैठते हैं। कहाँ बैठे? आरजे ने अपने आसपास देखा। आरती के बाद लोग अपने घर जा रहे थे। घाट धीरे धीरे शांत हो रहा था, शोर बिल्कुल कम हो गया था। वहां बैठते ही उसने घाट की सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। आरजे ने सीढ़ियों की तरफ देखा। ओके, इतना कहे वो जल्दी से जाकर सीढ़ियों पर बैठ गया। आरजे ने अपना सिर झटका। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इसकी मदद के लिए हाँ करके? दिमाग खराब कर देगा ये आदमी। पर अब हाँ कर ही दिया है तो पीछे तो हट नहीं सकते। आरजे भी जाकर सीढ़ियों पर बैठ गई। बोलो, आरजे ने ठंडे स्वर में कहा। समय ने एक गहरी सांस ली। तुमने बात को घुमाया नहीं, सीधे टॉपिक पर आ गई।
मुझे ये पसंद आया। पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले लोग मुझे पसंद आते हैं। आरजे ने बुरा सा मुंह बना लिया। और मुझे बकवास करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। सीधे सीधे बोलो, क्या मदद करनी है तुम्हारी? समय ये सुनकर बुरी तरह चिढ़ गया। उसने अपना सिर झटका और बोला, ओके, तो सीधे सीधे बोलता हूँ। क्या आप शिवानंद चैटर्जी की बेटी तक पहुंचने में मेरी मदद कर सकती हैं? आरजे सोच में पड़ गई। क्यों? और तुम इन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? समय ने गहरी सांस ली। ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये समझ लीजिए, इनकी बेटी के पास कुछ ऐसा है जिसे पाने के लिए दुनिया के कई बड़े बड़े लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वो चीज किसी गलत इंसान के हाथ में चली गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, शिवानंद चैटर्जी की बेटी की जान को खतरा है। अगर हमसे पहले कोई और उन तक पहुंच गया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। एक तरह से आपकी मदद किसी की जान बचा सकती है। आरजे सोच में पड़ गई। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर समय खुश हो गया। थैंक यू सो मच। अब आरजे जाने लगी तो समय उसके सामने आ गया। वो आपका नंबर? समय ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। आरजे ने अपनी निगाहें टेढ़ी कर ली। नंबर? समय आरजे के रिएक्शन देख घबरा गया। आप गलत मत समझिए, वो तो कुछ इम्पोर्टेंट बताना हो तो नंबर तो चाहिए ही। अगर आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये सुन आरजे एक बार फिर सोच में पड़ गई। क्या करूं? नंबर दूं? पर मैं तो इतना फोन यूज ही नहीं करती। मुझे तो याद भी नहीं मैंने आखिरी बार फोन पर किससे बात की थी। नंबर भी याद नहीं है। ये बोला तो इंसल्ट हो जाएगी। आरजे को इतने वक्त तक सोचते देख समय का दिमाग खराब होने लगा। अगर जरूरत नहीं होती तो इस घमंडी को देखता भी नहीं। कहाँ फंसा दिया डैड ने मुझे। विश्वामित्र अवस्थी, एक बार वापस आ जाने दो। अपना बदला गिन गिन कर नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी समय अवस्थी नहीं। उसने आसमान की तरफ गुस्से में देखा और फिर आरजे को घूरने लगा। आरजे बोली, अब देखो, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को ही अपना नंबर देती हूँ। तुम्हें मेरा नंबर पाने के लिए लायक बनना होगा, नहीं तो ये कार्ड है ही। एड्रेस ले लेना। जितने दिन मैं यहाँ हूँ सेम एड्रेस पर ही मिलूंगी। मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती तो तुम मुझसे आसानी से मिल सकते हो। अब तुम जा सकते हो। आरजे ने उसे सीधे सीधे जाने के लिए कह दिया। समय आरजे को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तभी आर्यन भी वहां आ गया। आपकी बातें हो गई हो तो चले सर? समय बोला, चलो। समय आरजे को घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरजे ने चैन की सांस ली। मेरा फोन कहाँ है यार? ढूंढना पड़ेगा। उर्वेन और सिमी भी वहां आ गए। उर्वेन बोला, तुम कुछ परेशान दिख रही हो, क्या हुआ? आरजे ने अपने सिर पर जोर डाला। याद आया, मैंने आखिरी बार मॉम से बात की थी, पर उसके बाद मैंने फोन कहाँ रखा? मेरा फोन कहाँ है? आरजे ने लगभग अपना सिर पकड़ लिया। उर्वेन मुस्कुराया। जानता था तुम भूल जाओगी, इसलिए मैंने सेफली वैनिटी वैन के एक ड्रॉवर में तुम्हारा फोन रख दिया था। आरजे के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। सच में? यार तुम लोग ना हो तो मैं तो सरवाइव भी ना कर पाऊं। सिमी बोली, आरजे वो जो बच्चा था ना, यूनी उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई थी। आरजे, हाँ तो क्या हुआ? सिमी बोली, यूनी का कॉल आया था, पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लिख रहे, बहाने बना रहे हैं। आरजे बोली, पर क्यों? उर्वेन ने कहा, रहने दो यार आरजे, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। मैंने उन तीनों को सीधे धर्मशाला जाने के लिए कह दिया है। आरजे बोली, क्या? हम तो पहले उस घर को देखने वाले थे ना। कोई बात नहीं, मैं तो उस घर को देखे बिना नहीं जाने वाली। इतना कहकर वो जाने लगी। सिमी और उर्वेन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उर्वेन बोला, चलो यार, उसका मन है तो देख लेते हैं। दोनों आरजे के पीछे चल दिए। आरजे उस टूटे फूटे झोपड़ी जैसे घर के पास पहुंची। उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो। दरवाजा अभी भी बंद था, शायद उसका मालिक अभी तक नहीं आया था। आरजे ने धीरे से दरवाजे को खिसकाया तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। सिमी तो ये देखकर हैरान ही रह गई। मतलब आरजे ये ताला सिर्फ दिखाने के लिए है? फिर वो लाइट ऑन भी दिखाने के लिए रखी होगी। आरजे बोली, अंदर चलो। उर्वेन ने कहा, किसी के घर में ऐसे जाना अच्छी बात थोड़ी है। हम चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो मकान मालिक आए और हम पर चोरी का इल्जाम लगा दे। आरजे ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चुपचाप अंदर चलो, कुछ होगा भी तो मैं देख लूंगी। उर्वेन बोला,
तुम एक दिन मरवाओगी हम सबको आरजे। आरजे ने उर्वेन की एक भी न सुनी और घर के अंदर चली गई। अब सिमी और उर्वेन को भी अंदर जाना पड़ा। जैसे ही सिमी और उर्वेन अंदर गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जबकि आरजे बहुत खुश थी। वो चारों तरफ देख रही थी। वहां की हर एक चीज को छू छू कर देखने में पता नहीं उसे कौन सी खुशी मिल रही थी। सिमी ने हैरानी से चारों तरफ देखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? उर्वेन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आरजे पूरे घर में घूम रही थी और वहां की हर एक चीज को छू छू कर देख रही थी, जबकि सिमी और उर्वेन हैरानी से उस घर को देख रहे थे। बाहर से वो घर जितना टूटा फूटा लग रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा और शानदार था। कुछ पुरानी दिखने वाली तस्वीरें दीवार पर टंगी हुई थी, साथ ही कुछ सुंदर डिजाइन किए हुए फ्लावर वॉश जो वहां जगह जगह रखे हुए थे। ऐसे तो घर बहुत बड़ा था, पर सिर्फ 2 बड़े रूम्स और एक किचन के अलावा उस घर के एक बड़े हिस्से को हॉल ने घेर रखा था, और हॉल की दीवारें सिर्फ तस्वीरों और फ्लावर वॉश से घिरी हुई थी। उसके अलावा पूरा हॉल खाली था। सिमी ने धीरे से उर्वेन के कान में कहा, ये झोपड़ा अंदर आते ही महल कैसे बन गया? ये क्या जादू था? उर्वेन ने आरजे की तरफ देखा। जब तक आरजे है हमारे साथ, तुम्हें ऐसे जादू रोज देखने को मिलेंगे। हमने बहुत सारे जादू देखे हैं, अब तुम्हारी बारी है। सिमी ने कुछ सोचते हुए कहा, आरजे को जादू आता है क्या? उर्वेन ने अपने कंधे उचका दिए। आरजे पूरे घर में घूमी। उसने वहां की हर एक चीज को छू छू कर देखा। वो काफी खुश थी। सिमी उसे इतना खुश देख खुद के मन में आए सवालों को पूछने से रोक नहीं पाई। आरजे, तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो? आरजे घर को देखने में इतना खो गई थी कि वो उर्वेन और सिमी के बारे में भूल ही गई थी। जैसे ही उसे उन दोनों का ख्याल आया, उसने अपना होठ काट लिया। कुछ देर वो अपनी आंखें बंद किए वैसे ही खड़ी रही। उसे ऐसे खड़ी देख सिमी को लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया, जिससे आरजे उससे नाराज हो गई। बल्कि उर्वेन बिल्कुल सीधा खड़ा था और आरजे के बोलने का इंतजार कर रहा था। आरजे मुड़ी और बिना किसी भाव के सिमी की तरफ बढ़ गई। उसे इस तरह खुद की तरफ आते देख सिमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक सिमी को अपने गाल पर कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आरजे मुस्कुराते हुए उसके गाल थपथपा रही थी। आरजे बोली, चलें। सिमी तो जैसे किसी सदमे से बाहर आई हो। आरजे के पल पल बदलते बिहेवियर को देखकर सिमी की आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने हाँ में सिर हिला दिया बस। आरजे ने अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए वैनिटी वैन की तरफ बढ़ गई। उर्वेन बोला, आरजे को गुस्सा बहुत कम आता है। वो इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें नहीं डांटेगी। वैसे उसकी डांट के लिए भी तुम्हें उस लायक बनना होगा। अभी तुम्हें काफी मेहनत की जरूरत है। हम इतने साल से आरजे के साथ हैं, हमारे पास हर एक चीज का एक्सपीरियंस है, पर तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए तुम्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उर्वेन की बातों ने सिमी को और ज्यादा डरा दिया। उर्वेन आगे बोला, अब चलें, आरजे हमारा वेट कर रही होगी। सिमी बोली, हाँ। सिमी ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाई, तो बिना कुछ कहे वैनिटी वैन के पीछे वाली सीट पर बैठ गई और उर्वेन आरजे के पास। इस बार आरजे ने ज्यादा इंतजार ना करते हुए सीधे वैनिटी वैन धर्मशाला की तरफ बढ़ा दी। पूरे रास्ते तीनों चुप ही रहे। कुछ ही देर में वो तीनों धर्मशाला पहुंच गए। यूनी ने उस बच्चे को एक अच्छे से कमरे में आराम से सुला दिया था और अब वो अर्घ और मानसा के साथ आरजे का वेट कर रही थी। आरजे के आते ही उन तीनों ने आरजे को घेर लिया। अर्घ बोला, हमारी बात सुन लो प्लीज। यूनी ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर ली। प्लीज 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 मेरी बात सुन लो। मानसा तो आरजे से लिपट ही गई। पहले मेरी बात सुनो, ये दोनों बेवकूफ। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले आरजे ने उसे रोक लिया। पहले मेरी सुनो। उसने मानसा का हाथ अपने गले से हटाया और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने एक डिसीजन लिया है। सब हैरानी से आरजे को देखने लगे। उर्वेन बोला, क्या डिसीजन आरजे? आरजे ने अंगड़ाई ली और आराम से सामने चलते हुए डाइनिंग टेबल की एक चेयर खिसकाकर आराम से बैठ गई। सभी उसे आश्चर्य से देखते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। सिमी बोली, कुछ तो बोलो आरजे, पेट में गड़बड़ हो रही है। मुझसे ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सबने सिमी की हाँ में हाँ मिलाया। आरजे मुस्कुराई और बोली, चलो बता देती हूँ मैं। सब आरजे का अगला शब्द सुनने के लिए आरजे पर झुक गए। आरजे ने उन्हें घूरा तो वो सब फिर सीधे हो गए। आरजे को देखने लगे।
आरजे ने अपना सिर झटक अपना सिर ना में हिला दिया। ये कभी नहीं सुधरने वाले। आरजे ने गहरी सांस ली। हाँ, वो बच्चा क्या कर रहा है? मानसा बोली, अरे आरजे मैं यही तो पूछ रही थी, उस बच्चे का क्या करना है? यहाँ हम उसके बारे में सोच सोच के मरे जा रहे हैं और वो आराम से घोड़े बेच के सो रहा है। यूनी ने मानसा की बात बीच में ही काट दी। बच्चा है तो सोएगा ही ना। वैसे आरजे मैं कह रही थी अगर उसकी दादी नहीं मिली तो हम उस बच्चे को अपने पास रख लें क्या? सब यूनी को घूरने लगे। आरजे ने टेढ़ी निगाहों से यूनी को गुस्से में देखा। मानसा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, इस बच्चे को तो पाल ही रहे हैं, उसे भी पाल लेंगे। मानसा ने यूनी की तरफ हाथ का इशारा किया। यूनी ने अपनी नाक सिकोड़ ली। देखो ना आरजे, हार्टलेस यूनी ने मानसा को देखकर ताना कसा। अर्घ ने अपने बाल नोच लिए। देखो ना आरजे, इन दोनों ने मेरा दिमाग खा लिया है। मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था, उस बच्चे का क्या करना है? उसे यहीं रख लें? मानसा ने मुंह बना लिया। बिल्कुल नहीं, वैसे भी मुझे झूठे बच्चों से एलर्जी है। यूनी ने मानसा को घूरा। एक बच्चे को झूठा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मानसा बोली, झूठ बोलने वाले बच्चे को झूठा नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? एक के बाद एक लगातार झूठ बोल रहा है, मुझे तो उसे देखकर ही चिढ़ मच रही है। उसने ये कहते हुए बुरा सा मुंह बना लिया। यूनी बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे खुद हरिश्चंद्र हो। बचपन में कितना झूठ बोलती थी आरजे से, बताऊं आरजे को? मानसा ने मुंह बना लिया। आरजे ने अपने हाथ खड़े कर दिए। चुप, एक और शब्द नहीं। तुम दोनों का मुंह नहीं दुखता एक दूसरे पर ताने कसते कसते? दोनों ने गुस्से में एक दूसरे को घूरा और फिर मुंह फेर कर पलट गए। उर्वेन भी अब इन दोनों से परेशान हो गया था। आरजे, इनका फैसला बाद में करना, पहले अपना फैसला तो बता दो। सिमी ने बच्चों जैसा फेस बनाकर अपना पेट पकड़ लिया। बस अब और सहन नहीं होता आरजे, प्लीज बता दो ना। आरजे बोली, ठीक है बताती हूँ, रुको तो। असल में वो आरजे अपनी बात कहने में अटकने लगी। वो मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस बच्चे को उस टाइम मशीन को कुछ दिन संभालने के लिए दे दें। क्या? सबने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया। यूनी बोली, नहीं, तुम मेरे चिंटू को उस बेवकूफ को कैसे दे सकती हो? आरजे ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। चिंटू? यूनी बोली, हाँ, मैंने उस क्यूट से बच्चे का नाम चिंटू रखा है। यूनी ने लंबी सी मुस्कान के साथ कहा। मानसा बोली, क्यों, उसका खुद का नाम नहीं था जो तुमने उसका नाम रखा है? यूनी ने एक बार फिर मानसा को घूरा। मानसा, तुम मेरे चिंटू के पीछे क्यों पड़ी हो? बच्चा है वो, वैसे भी उसे अपना नाम याद नहीं है। मानसा एक बार फिर यूनी से लड़ने लगी। कुछ भी तो याद नहीं है उसे, ना अपना नाम, ना अपना पता, यहाँ तक कि दादी का नाम शक्ल तक भूल चुका है वो। पर उसे ये अच्छे से याद है कि वो खो गया है। वो हमें बेवकूफ समझता है और तुम तो पैदाइशी बेवकूफ हो, तुम्हें तो समझने की भी जरूरत नहीं है। सिमी ये सुन हंसने लगी। यूनी ने उसे घूरा तो सिमी ने अपनी हंसी दबा ली। उर्वेन और अर्घ ने अब अपने हाथ जोड़ लिए। चुप हो जाओ देवियों, दोनों एक साथ चिल्लाए। दोनों ने एक बार फिर मुंह फेर लिया। आरजे ने मानसा और यूनी को घूरा। मानसा, ये जो तुम कह रही हो ये सच है? मानसा आरजे की तरफ पलटी। 100% सच है। तुम्हें पता है, जब हम इसके चिंटू की दादी को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे तो इसके चिंटू ने क्या किया? यूनी अब परेशान हो उठी। बच्चा है, अब शरारतें करने की उम्र है तो थोड़ी बहुत शरारतें तो करेगा ही ना। आरजे ने यूनी की तरफ अपना हाथ दिखा दिया। जब तक पूछा ना जाए मुंह मत खोलना। शायद आरजे अब सच में गुस्से में थी। यूनी मानसा को घूरते हुए सबसे दूर एक कोने में मुंह फुलाकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। आरजे अब वापस से मानसा की तरफ मुड़ी। बोलो, क्या किया उसने? मानसा ने बताया। क्या किया? क्या किया नहीं, क्या क्या नहीं किया पूछो। मानसा पुलिस स्टेशन में जो हुआ वो सब याद करने लगी। फ्लैशबैक। यूनी मानसा और अर्घ चिंटू के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। उस बच्चे चिंटू ने कस के यूनी का हाथ पकड़ रखा था। मुझे डर लग रहा है, मुझे अंदर नहीं जाना। उस बच्चे ने रोनी सी सूरत बनाकर यूनी से कहा। अर्घ बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें अपनी दादी को ढूंढना है ना? चिंटू ने हाँ में सिर हिला दिया। मानसा बोली, डरो मत, कुछ नहीं होगा, बस पुलिस वाले अंकल तुमसे पूछेंगे, सीधे सीधे जवाब दे देना, सही सही। यूनी ने बड़े प्यार से चिंटू के सिर पर हाथ फेरा। अब चलें? चिंटू ने उदास सा चेहरा बनाकर हाँ में सिर हिला दिया।
पुलिस स्टेशन में इस वक्त सिर्फ कुछ कांस्टेबल्स और एक इंस्पेक्टर था, जिसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। देखने से साफ पता चल रहा था कि बंदा नींद में है। दिखने में वो भी काफी दमदार लग रहा था। यूनी, मानसा और अर्घ्य इस इंस्पेक्टर के पास आए। अर्घ्य बोला, सर, हमें एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर ने जोर से अपना डंडा टेबल पर मारा। उस डंडे की आवाज से चिंटू डरकर यूनी के पीछे छुप गया। इंस्पेक्टर ने रौबदार आवाज में कहा, रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो उधर कांस्टेबल बैठा है, उसके पास जाओ। मैं बाद में तुम्हारे केस के बारे में देखूंगा। मानसा बोली, सर, पहले केस तो सुन लीजिए। हमें जल्दी से जल्दी इस बच्चे को इसकी दादी तक पहुंचाना है। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर थोड़ा सीरियस हो गया। ओह, तो ये बच्चा खो गया है? यूनी इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर उस बच्चे के साथ बैठ गई। हाँ बेचारा, वो त्रिवेणी घाट पर ये बच्चा अपनी दादी से बिछड़ गया। देखो ना बेचारे की क्या हालत हो गई है, चेहरा कैसे मुरझा गया है। इंस्पेक्टर ने उस बच्चे की तरफ देखा तो बच्चे ने अपने दांत दिखा दिए, पर जैसे यूनी ने उसे देखा उसने अपना मुंह लटका लिया। इंस्पेक्टर बोला, दिख रहा है कितना मुरझा गया है बच्चा। यूनी ने उस बच्चे के चेहरे पर हाथ फेरा। बेचारा बच्चा, कुछ करिए ना, इसकी दादी मिल जाए। मानसा बोली, हाँ इंस्पेक्टर सर, कुछ तो कीजिए। इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपने कांस्टेबल को आवाज लगाई। 2 कांस्टेबल उस इंस्पेक्टर के पास आकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर बोला, तो क्या मैं अब इस बच्चे से बात कर सकता हूँ? अर्घ्य बोला, हाँ कर लीजिए। इतना कहकर उसने यूनी को पीछे खींच लिया। इंस्पेक्टर उस बच्चे के पास आकर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। बच्चा डर कर चेयर पर खुद को सिकोड़ कर बैठ गया। वो तो उस इंस्पेक्टर से नजरें भी नहीं मिला रहा था। यूनी उस बच्चे की तरफ बढ़ी, पर अर्घ्य और मानसा ने उसे पीछे खींच लिया। चुपचाप खड़ी रहो, बच्चा अगर कुछ बताएगा नहीं तो हम उसे उसकी दादी तक कैसे पहुंचाएंगे? मानसा ने थोड़ा गुस्से में कहा तो यूनी चुपचाप खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर बोला, डरो मत बच्चे, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। बच्चे ने धीरे से इंस्पेक्टर को देखा। सच में अंकल, आप मेरी दादी को ढूंढोगे? इंस्पेक्टर बोला, हाँ, पर इसके लिए तुम्हें हमारे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ये सुन बच्चा सोच में पड़ गया। उसने अपनी छोटी सी उंगली को अपने माथे पर फिराया। नाम वो क्या होता है अंकल? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। सब अब हैरानी से उस बच्चे को देख रहे थे। अर्घ्य बोला, नाम? जैसे मेरा नाम अर्घ्य है, सब मुझे अर्घ्य बुलाते हैं, तुम्हें भी तो कुछ बुलाते होंगे ना? इंस्पेक्टर बोला, सबका नाम होता है बेटा। उसने कांस्टेबल की तरफ इशारा किया। इसका नाम बाबूराव है। हाँ, मैं उसे बाबू कहकर बुलाता हूँ। उसने दूसरे इंस्पेक्टर की तरफ इशारा किया। इसका नाम तिलक है, हम सब इसे तिलक कहकर बुलाते हैं। जैसे मेरा नाम इंस्पेक्टर कार्तिक है, सब मुझे सर कहकर बुलाते हैं। बच्चे ने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया। सब आपको कार्तिक कहकर क्यों नहीं बुलाते? इंस्पेक्टर कार्तिक ने अपना गला खखारा और कांस्टेबल से कहा, मुझे कार्तिक बुलाओ। वो दोनों कांस्टेबल थोड़ा झिझक गए। सर, हम आपको आपके नाम से कैसे बुला सकते हैं? इंस्पेक्टर कार्तिक ने कहा। मैंने कहा ना, मुझे बुलाओ कार्तिक। कांस्टेबल ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है कार्तिक। कार्तिक ने उसे घूरा तो वो दोनों कांस्टेबल थोड़ा घबरा गए। आपने ही तो बोला सर। इंस्पेक्टर ये सुनकर उस बच्चे की तरफ मुड़ा। अब बोलो, तुम्हारी दादी तुम्हें किस नाम से बुलाती है? बच्चा फिर से सोचने लगा। बेटा कहकर बुलाती है। मेरा नाम बेटा है। यूनी हंसने लगी। बेटा कितना प्यारा नाम है। अर्घ्य और मानसा ने यूनी के सिर पर मारा। चुप कर। यूनी ने मुंह बना लिया। इधर इंस्पेक्टर ने अपना सिर पीट लिया। बेटा, वो तो प्यार से बुलाती हैं तुम्हें, तुम्हारा असली नाम क्या है? अब वो बच्चा गुस्से में चिल्लाने लगा। दादी मुझे बेटा ही बुलाती है। उसने इंस्पेक्टर की टेबल पर रखा फोन पटक दिया। वो मुझे बेटा ही बुलाती है। भाग 10।
इंस्पेक्टर को ये देख गुस्सा आ गया। उसने जोर से अपना डंडा टेबल पर मारा। उसकी आवाज से एक बार फिर वो बच्चा दुबक कर बैठ गया। यूनी से अब रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। ये आप क्या कर रहे हैं सर? बच्चा 5 साल का ही तो है, कैसे पता होगा उसे ये सब? अर्घ्य और मानसा यूनी के पास आ गए। ये क्या कर रही है यूनी? अर्घ्य ने परेशान होते हुए कहा। यूनी ने बड़े प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। दिख नहीं रहा है तुम लोगों को? ये इंस्पेक्टर इस बच्चे को डरा रहा है। मानसा बोली, तुम्हें ये नहीं दिख रहा? तुम्हारे इस मासूम बच्चे ने उनका फोन तोड़ दिया है। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है, इस बार मैं नहीं डराऊंगा। आप प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये बच्चा जब तक कुछ बताएगा नहीं, मैं इसकी दादी को ढूंढूंगा कैसे? नीचे उतारिए बच्चे को। यूनी ने बेबस से बच्चे को नीचे उतारा। अच्छे से जवाब दो क्यूटी। बच्चे ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए फ्लाइंग किस यूनी को दिया तो यूनी मुस्कुरा दी। अर्घ्य और मानसा ने एक बार फिर उसे पीछे खींच लिया। इंस्पेक्टर बोला, चलो बेटा, तुम्हें अपनी दादी का चेहरा याद है? वो कैसी दिखती हैं? बताओ इन अंकल को। ये तुम्हारी दादी माँ का चित्र बनाएंगे। कांस्टेबल ने एक खाली कागज और एक पेंसिल ले ली। बच्चा एक बार फिर से सोचने लगा। मेरी दादी बहुत सुंदर है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को चित्र बनाने का इशारा किया। बच्चा फिर से सोचने लगा। दादी के एकदम बहुत लंबे लंबे बाल हैं, एकदम काले बाल। इंस्पेक्टर एक बार फिर उस बच्चे को देखने लगा। कांस्टेबल के हाथ भी ड्रॉ करते हुए रुक गए। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर पूछा, तुम्हारी दादी के सारे बाल काले हैं? बच्चे ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर बोला, तुम्हारी दादी बिल्कुल इन दोनों मैडम की जैसी दिखती हैं, एकदम जवान और सुंदर। इंस्पेक्टर ने यूनी और मानसा की तरफ इशारा किया। बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर हाँ में सिर हिला दिया। इनसे भी ज्यादा सुंदर, पर वो काफी शरारती हैं, बहुत बातें करती हैं। वो काफी गुस्सा भी करती है मुझ पर। वो मेरे साथ बहुत दूर तक दौड़ती हैं। मानसा बोली, ये बच्चा फिर झूठ बोल रहा है। आखिर किसी की दादी जवान और सुंदर कैसे हो सकती हैं? यूनी ने एक बार फिर मानसा की बात काट दी। क्यों नहीं हो सकती? आजकल सर्जरी से बूढ़ी औरतें भी बहुत सुंदर और जवान हो सकती हैं। हो सकता है इसकी दादी ने भी सर्जरी करवाई हो। मानसा ने अपना सिर पकड़ लिया। बेवकूफ, अकल को क्या ताले में बंद करके नदी में फेंकाई है? यूनी बोली, मानसा, तू क्या अपने हार्ट को आग में जलाकर आई है? हार्टलेस, तुझे इस बच्चे पर दया नहीं आ रही? अर्घ्य उन दोनों को लड़ते देख उन दोनों के बीच में आ गया। अरे मेरी माताओं, पुलिस स्टेशन है, अखाड़ा नहीं। चुप हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो हमें लेने के देने पड़ जाएं। ये सुनकर वो दोनों चुप हो गईं। इंस्पेक्टर अब परेशान हो गया था। एक काम करो तिलक, इस बच्चे की एक तस्वीर लो और उसे यहाँ के हर घर की दीवार के बाहर चिपका दो। नीचे ये लिखना मत भूलना कि बच्चे की दादी जल्दी से इस बच्चे को लेने आए। तिलक ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर अपना कैमरा ले आया। इंस्पेक्टर बोला, बच्चे अपनी अच्छी सी तस्वीर खिंचवा लो, फिर देखना तुम्हारी दादी तुम्हें कैसे ढूंढते हुए आती हैं। बच्चे ने एक बार फिर मुंह बना लिया। नहीं, मैं इससे फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। यूनी बोली, क्यूटी, फोटो क्लिक करना जरूरी है ना? आओ जल्दी से खिंचवा लो। बच्चे ने रोनी सी सूरत बना ली। मेरी दादी देख नहीं सकती, वो मेरी फोटो कैसे देखेंगी? बच्चे को देख यूनी को भी रोना आ गया। बेचारा बच्चा। इंस्पेक्टर ने अपना सिर पकड़ लिया। तुम लोगों को मैं ही मिला था परेशान करने के लिए? अर्घ बोला, इंस्पेक्टर सर, हम आपको सच में परेशान नहीं कर रहे हैं। इंस्पेक्टर उस बच्चे की तरफ मुड़ा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चे ने एक बार फिर रोनी सी सूरत बना ली। ऊपर है। बच्चे ने आसमान की तरफ इशारा किया। दादी कहती है तारे बन गए। यूनी भी अब उस बच्चे के साथ रोने लगी। अर्घ्य और मानसा हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर को अब गुस्सा आ गया। मजाक बना रखा है हमारा? नाम नहीं पता, दादी की शक्ल याद नहीं, दादी देख भी नहीं सकती, माँ बाप भी नहीं है, फिर कौन है तुम्हारे घर में जो तुम्हें पहचान सके? बच्चे ने अपने आंसू पोंछे। है ना, मेरे घर पे बहुत लोग हैं। इंस्पेक्टर को अब एक उम्मीद नजर आई। कौन है बेटा? बच्चा हंस पड़ा। मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी दादी के अलावा मेरा कोई नहीं है।
इंस्पेक्टर ने अपना सिर पकड़ लिया। तुम्हें अपना घर तो पता होगा, कहाँ रहते हो तुम? बच्ची ने एक बार फिर उदास चेहरा बना लिया। याद नहीं, घर कहीं खो गया, मिला नहीं। इंस्पेक्टर ने अपना सिर झटका। कुछ देर वो ऐसे ही शांत बैठा रहा, फिर अचानक जोर से चिल्लाया, बाबू निकालो इन्हें यहाँ से, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। बच्चा एक बार फिर दौड़कर यूनी के पीछे छुप गया। अर्घ्य और मानसा ने वहां से जाने में ही भलाई समझी। उन दोनों ने यूनी को खींचा और जल्दी से उस बच्चे के साथ वहां से निकल गए। मानसा अपनी यादों से बाहर आई। यूनी ने अपना चेहरा बच्चों जैसा बना लिया और दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। आरजे ने उर्वेन की तरफ देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उर्वेन ने अपना सिर झुका लिया। सॉरी आरजे, हमें लगा तुम परेशान हो जाओगी। आरजे बोली, सच में? तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई भी चीज परेशान कर सकती है? उर्वेन ने अपना सिर झुका लिया। आरजे बोली, वो बच्चा क्या नाम रखा? चिंटू, वो सो रहा है क्या? यूनी ये सुन जल्दी से दौड़कर आरजे के पास आ गई। हाँ, चिंटू सो रहा है। क्या हम उसे अपने पास रख लें? वो हमें कभी परेशान नहीं करेगा। आरजे ने यूनी को घूरा। फिर उसकी दादी का क्या होगा? यूनी ने मुंह लटका लिया। दादी मिल जाएंगी तो उसे भी साथ में रख लेंगे, प्लीज ना आरजे। मानसा बोली, आरजे नो, वो बच्चा मुझे सही नहीं लग रहा है। अर्घ्य बोला, आरजे जो फैसला लेगी उसे सबको मानना होगा। उर्वेन बोला, आरजे क्या करें उस बच्चे का? सिमी ने कहा, उस बच्चे को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो, है तो बच्चा ही, कहाँ जाएगा बेचारा। यूनी ने खुश होकर सिमी को टाइट हक किया। देखा ना, सिमी ने भी कहा, बच्चा है वो, कहाँ जाएगा, हम उसे अपने पास रख लेते हैं ना। मानसा बोली, आरजे ने कहा ना, आरजे इस बच्चे को उस समय और आर्यन को दे देगी, वो दोनों रखेंगे तुम्हारे चिंटू का ख्याल। यूनी बोली, वो समय का देवता मेरे चिंटू को मशीन बनाकर रख देगा, और वो गधा आर्यन, वो खुद को नहीं संभाल सकता, मेरे चिंटू को क्या संभालेगा। आरजे ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, और हाँ, कल उस टाइम मशीन का कॉल आएगा तो उसे यहाँ बुला लेना, मैं सोने जा रही हूँ। आरजे ने यूनी की तरफ देखा। उस चिंटू का खास ख्याल रखना, ऐसा ना हो वो चिंटू तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा ले। यूनी बोली, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इतना कहे वो गुस्से में वहां से चली गई। आरजे ने गहरी सांस ली। छोड़ो, टेंशन फ्री होकर सो जाओ, अगले दिन देखेंगे इस चिंटू को। कुछ सोचकर वो भी अपने कमरे की तरफ चली गई। अब बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह सुबह समय अच्छे से तैयार हो गया। आयुध आज पहले ही शिवी के साथ जा चुका था। कहाँ, इस बारे में तो समय को भी नहीं पता था। समय ने उर्वेन के दिए नंबर पर पहले ही कॉल करके एड्रेस ले लिया था। उसे 10 बजे का टाइम दिया गया था, पर वो पहले ही तैयार हो गया ताकि करेक्ट 10 बजे बिना एक भी पल गवाए वो सही टाइम पर एड्रेस पर पहुंच सके। आर्यन बेचारा आधी नींद में नंदिक की टैक्सी में बैठा था। 8 बजे हैं अभी, और सर है कि इतनी सुबह सुबह उठा दिया। आर्यन ने उबासी ली। नंदिक हंस दिया। साहब, मुझे लगता है समय साहब को कोई बीमारी है। आर्यन ने चिढ़कर कहा, हाँ है ना, दिमागी बीमारी, पागल आदमी, मुझे यहाँ बैठा के पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तभी समय अपनी घड़ी और ब्लेजर पहनते हुए स्टाइल से टैक्सी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। नंदिक बोला, एकदम बवाल लग रहे हो सर। समय मुस्कुराया, थैंक्स। उसने एक बार फिर अपने ब्लेजर को सही किया। अब चलें? आर्यन बोला, सर आप आज सच में लड़कियों की हार्ट बीट तेज करने वाले हो? समय बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो, काम से जा रहे हैं, लड़कियों को अपनी शक्ल दिखाने नहीं जा रहे। आर्यन बोला, तैयार तो ऐसे ही हुए हैं। समय ने आर्यन को घूरा तो आर्यन चुप हो गया। रास्ते में पागल खाना ना हो, वरना मैं सच में इन्हें वहीं छोड़ दूंगा। कितना एटीट्यूड है, ढंग से बोलना तो जहर है इनके लिए। हे भगवान, कुछ तो दया करो मुझ पर। समय आर्यन की तरफ पलटा। कुछ कहा तुमने? आर्यन ने मुंह बना लिया। आपसे नहीं कहा, और फिर से अपना चेहरा फेर कर बैठ गया। समय ने भी बाद में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नंदिक ने टैक्सी फुल स्पीड में दौड़ा ली।
पर इन सब में तो वो समय से एड्रेस पूछना ही भूल गया। अब आज क्या होने वाला है? सुबह सुबह उर्वेन को एक कॉल आया। उर्वेन लगभग नींद में था। उसने नींद में ही कॉल उठाया। हेलो। सामने वाले की पतली सी आवाज आई, हेलो, मैं आंसू। उर्वेन ने अपनी आंखें मली। तो मैं पूछ दूंगा, नाम बोलो। अब सामने वाले की थोड़ी गुस्से में आवाज आई, मेरा नाम आंसू है। उर्वेन बोला, तो फोन क्यों किया? हम यहाँ आंसू पोंछने के लिए ही हैं, काम बोलो। सामने वाले ने थोड़ा शांत होकर कहा, मुझे आपकी आरजे लाइफ के बारे में पता चला। मुझे एक प्रॉब्लम है जो मैं आरजे से डिस्कस करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे उसका एड्रेस बता दीजिए। उर्वेन बोला, न्यू केस? अब वो थोड़ा होश में आया। ओके, पहले अपनी डिटेल बताओ, फिर मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ। अब सामने वाले को थोड़ी खांसी आ गई। उर्वेन ने बोला, क्या हुआ? आंसू बोली, हाँ, सब ठीक है। लिखो, नाम आंसू, पिता का नाम आशाराम और माँ का नाम आशा। उर्वेन लिखते हुए रुक गया। तुम्हारी जन्म कुंडली नहीं पूछी मैंने, नाम, नंबर और एड्रेस बताओ अपना। उर्वेन को सामने से रोने की आवाज सुनाई दी। उर्वेन बोला, अच्छे से रो लो, फिर एड्रेस बता देना। आंसू बोली, वही तो प्रॉब्लम है, मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। किसी और का फोन लेकर आपको फोन कर रही हूँ, मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। उसने रोते हुए कहा। उर्वेन ये सुन काफी घबरा गया। नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ। उर्वेन ने उसे एड्रेस बताकर कॉल कट कर दिया। बेचारी, कितने दुख है ना इस संसार में। हम ना होते तो इनका क्या होता। उर्वेन ने अपना सिर झटका और चारों तरफ नजर घुमाई। अरे, अभी तक कोई उठा नहीं। अरे यार, कोई तो ऐसा हो जो मुझसे पहले उठकर मुझे एक कप कॉफी पकड़ाए। यहाँ तो मुझे इन सबको कॉफी देकर उठाना पड़ता है। एक आरजे है, उसका तो पता ही नहीं है वो कब सोती है, कब उठती है। उसके कमरे में भी बिना परमिशन नहीं जा सकता, नहीं तो यहीं मुझे जिंदा जला देगी। पता नहीं कितने राज छुपा रखे हैं इस लड़की ने। आरजे तो खुद को संभाल लेगी, पर 3 तिगड़ी, वो तो कॉफी के बिना अपनी आंखें भी नहीं खोलेंगी। उर्वेन ने अपना चेहरा लटका लिया। अब मुझे कॉफी बनानी ही होगी। उर्वेन ने अपने भारी कदम किचन की तरफ बढ़ा लिए, पर जैसे ही उसने अपना अगला कदम आगे बढ़ाया, एक जानी पहचानी आवाज उसके कान में पड़ी। ये लीजिए आपकी कॉफी। उर्वेन ने अपनी आंखें मसली। सामने कॉफी का कप लिए सिमी खड़ी थी। उर्वेन बोला, तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह? सिमी बोली, सुबह सुबह 8 बज रहे हैं। इस समय तो मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए भी निकल जाती थी। उर्वेन ने अपने बाल सहलाए। अच्छा, तुम्हारे यहाँ सब इतनी जल्दी उठ जाते हैं? सिमी ने हाँ में सिर हिला दिया। लीजिए कॉफी, मुझे बाकियों को भी तो कॉफी देनी है। उर्वेन के हाथ कॉफी की तरफ बढ़ते हुए झिझक रहे थे। ये पहली बार था जब किसी ने उसके लिए कॉफी बनाई थी, नहीं तो अक्सर वो ही सबको कॉफी पिलाकर उठाया करता था। ये उसका रोज का काम था। आखिर टीम का सबसे समझदार और जिम्मेदार मेंबर था। सिमी ने उर्वेन के हाथ में कॉफी पकड़ा दिया और ट्रे लेकर आगे बढ़ गई। उर्वेन अभी भी उस कॉफी के कप को ही देख रहा था। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। ये कॉफी तो मुझे बनानी थी, इसने क्यों बनाई? आरजे को तो कॉफी हमेशा मैं ही बना कर देता हूँ। वो पक्का मुझसे नाराज हो जाएगी। मुझे सिमी को कॉफी नहीं बनाने देनी चाहिए थी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी आरजे तैयार होकर नीचे आ गई। उसने उर्वेन के हाथ में कॉफी का कप देखा। क्या जनाब, मेरी कॉफी नहीं आई और आप अकेले अकेले? ये मुझे दो, तुम दूसरी बना लो। उर्वेन ने मुस्कुराते हुए अपनी कॉफी आरजे की तरफ बढ़ा दी। चलो, कॉफी मैंने नहीं बनाई तो क्या हुआ, आरजे को कॉफी मैं ही दे रहा हूं, उसने खुद से कहा। तभी सिमी ने उर्वेन को रोकते हुए आरजे की तरफ कॉफी का कप बढ़ा दिया। ये लो आरजे, आज कॉफी मैंने बनाई है। उसके पीछे अर्घ, यूनी, मानसा भी आ गए। हाँ आरजे, आज की कॉफी सच में लाजवाब बनी है। अर्घ ने सिमी की तारीफ की तो सिमी मुस्कुरा दी। यूनी बोली, सच में आरजे, अब हमें उर्वेन का काम सिमी को दे देना चाहिए।
यूनी ने कॉफी पीते हुए कहा। मानसा बोली, और क्या आरजे, ये कॉफी उर्वेन की कॉफी से लाख गुना बेहतर है। उर्वेन भी अच्छी कॉफी बनाता है, पर इसका कोई जवाब ही नहीं। एक सिप लेते ही आराम मिल गया। उनकी तारीफ सुन जहां सिमी खुश हो रही थी, वहां उर्वेन को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आरजे ने उर्वेन के लटके हुए चेहरे को देखा। कॉफी अच्छी है। उसने कॉफी का एक सिप लिया। उर्वेन, तुम भी पियो, शायद तुम्हें भी अच्छी लगे। आरजे ने उर्वेन का मन टटोलने की कोशिश की। उर्वेन ने आरजे के कहने पर कॉफी का एक सिप लिया। कॉफी सच में उसकी बनाई कॉफी से लाख गुना बेहतर थी, पर उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सिमी बोली, कॉफी अच्छी बनाई है ना मैंने? सिमी उर्वेन के मुंह से भी अपनी तारीफ सुनना चाहती थी। उर्वेन ने गुस्से में कॉफी को टेबल पर रख दिया। खाक अच्छी है कॉफी, कितनी कड़वी है, ना दूध ना चीनी, कॉफी बीन्स डाले भी हैं या भूल गई, बकवास। ये सब सुन सिमी का चेहरा पूरी तरह लटक गया। बाकी सब भी हैरानी से उर्वेन को देख रहे थे। उसने ऐसा बिहेव पहले कभी नहीं किया था। आरजे बोली, उर्वेन, मुझे तुमसे बात करनी है, ऑफिस में आओ। आरजे ने उर्वेन को घूरते हुए कहा। इतना कहकर आरजे अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उर्वेन ये सुन एक पल के लिए घबरा गया। अब आरजे बहुत डांटेगी। ये क्या किया मैंने? क्या हो गया अगर उसने मुझसे अच्छी कॉफी बनाई? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर अब तो बोल दिया। आरजे बहुत डांटने वाली है, उसने घबराते हुए खुद से कहा। उर्वेन लटका हुआ चेहरा लेकर आरजे के पीछे चला गया। आरजे अपने ऑफिस में एक चेयर पर बैठी और कुछ ढूंढने लगी। उर्वेन चुपचाप अपना चेहरा लटकाए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने जब आरजे को कुछ ढूंढते देखा तो झिझकते हुए कहा, अब क्या ढूंढ रही हो आरजे, मैं मदद करूं? आरजे बोली, मेरी एक ब्लैक कलर की पेंसिल थी, पता नहीं कहाँ खो गई। उर्वेन ने कुछ याद किया। मुझे पता है आरजे। इतना कहकर उसने एक फाइल खोली। उसके अंदर वो ब्लैक कलर की पेंसिल थी। ये रही आरजे, तुम भी ना अपनी पेंसिल रखकर कहीं भी भूल जाती हो। मैं ना हूं तो तुम्हें कुछ भी ना मिले। आरजे मुस्कुरा दी। वही तो, तुम ना हो तो मेरा क्या होगा? तुम्हें मेरी हर आदत, हर चीज के बारे में पता है ना। मेरे बारे में तुम्हारे जितना कोई नहीं जानता। उर्वेन मुस्कुरा दिया। वो तो है, मेरी जगह कोई और तुम्हारे हर छोटी चीज का ख्याल रख ही नहीं सकता, इसलिए तो मैं हूं यहाँ। आरजे ने आगे बढ़ के उर्वेन से अपनी ब्लैक पेंसिल ले ली। तो तुम्हें क्या लगता है, सिमी की कॉफी तुमसे बेहतर बना लेने से वो तुम्हारी जगह ले लेगी? ये सुन उर्वेन सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। बिल्कुल नहीं, वो कॉफी मुझसे बेहतर बना सकती है तो क्या हुआ? वो आरजे को मुझसे बेहतर कभी नहीं जान सकती। आरजे भी अब मुस्कुरा दी। बिल्कुल, यहाँ सबकी अपनी एक खास जगह है, कोई चाहकर भी किसी की जगह नहीं ले सकता। अब इस बारे में ज्यादा सोचना बंद करो और जाओ, जाकर सिमी से माफी मांगो। बेचारी ने कितनी अच्छी कॉफी बनाई थी और पहली कॉफी का कप तुम्हें ही तो दिया था उसने। नाराज तो मुझे होना चाहिए। सबसे पहले कॉफी का कप मुझे मिलता है, पर आज सबसे लास्ट में मिला। आरजे ने अपना मुंह फुला लिया। तभी पीछे से सिमी की आवाज आई, सॉरी आरजे, आज के बाद सबसे पहले कॉफी आपको ही मिलेगी। उर्वेन और आरजे मुड़े तो दरवाजे पर सिमी खड़ी थी। उसने अपने कान पकड़ रखे थे। आरजे मुस्कुरा दी। अचानक आरजे ने उर्वेन को सिमी की तरफ धक्का दे दिया। उर्वेन बस गिरते गिरते बचा। उर्वेन ने सिमी को देखा और अपने कान पकड़ लिए। सॉरी सिमी, मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गया था। सच में तुमने कॉफी मुझसे बढ़िया बनाई थी और आज के बाद कॉफी तुम ही बनाओगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसने एक ही सांस में सिमी से सब कह दिया। सिमी बोली, ठीक है, माफ कर दिया आपको। उर्वेन, आरजे और सिमी तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। पर तभी अचानक नीचे से गोली चलने की आवाज आई। उसी के साथ अर्घ, मानसा और यूनी की चीख सुनाई दी। उर्वेन, आरजे और सिमी नीचे की तरफ भागे। कुछ नकाबपोश गुंडों ने अर्घ, यूनी और मानसा पर गन तान रखी थी। तीनों ही काफी घबराए हुए थे। उनके पास खतरनाक हथियार थे। गिनती के बस 7 या 8 ही लग रहे थे, पर सब के सब काफी ताकतवर थे। आरजे, सिमी और उर्वेन उन सबको देख काफी घबरा गए। उन गुंडों ने जब उन तीनों को देखा
तो जोर से चिल्लाया, पकड़ो इन्हें। ये सुनकर एक पल के लिए सिमी की सांसें ही थम गईं। दूसरी तरफ समय आराम से टैक्सी में बैठा था क्योंकि उसकी सारी टेंशन जो दूर हो गई थी। नंदिक बोला, सर ये तो बता दो आपको जाना कहाँ है। समय ने आर्यन को एड्रेस बताने का इशारा किया। आर्यन ने गहरी सांस ली। सारे काम तो मुझसे ही करवाने हैं, पर क्या करें, करना तो होगा ही। उसने अपना सिर झटका और एक कागज निकाला जहां उसने एड्रेस लिखा था, सर्व सांची धर्मशाला। जैसे ही नंदिक ने ये नाम सुना उसने टैक्सी को ब्रेक लगा दिया। पागल हो गए सर आप दोनों, आपको नहीं पता ये जगह भूतिया है, यहाँ जो भी गया है कभी वापस नहीं लौटा है। समय बोला, व्हाट नॉनसेंस, भूत जैसा कुछ नहीं होता है। आर्यन बोला, इस बार तो मैं भी समय सर की बात पर अग्री करता हूँ। 21st सेंचुरी में कहाँ हम ये भूत की बातें लेकर बैठ गए। नंदिक काफी घबरा गया था। सर आपको नहीं पता, वो जगह सच में भूतिया है। किसने बुलाया है आपको वहां? या तो उसने भूतों को आपकी सुपारी दी है या फिर वो खुद भी बहुत बड़ा बेवकूफ है। ऐसी जगह कौन बुलाता है सर? समय को अब गुस्सा आ रहा था। व्हाट रबिश, अब तो पक्का जाना है वहां। मैं भी तो देखूं ये कौन सा भूत है जिसकी वजह से तुम इतने डरे हुए हो। आर्यन बोला, मुझे भी देखना है इस भूत को। नंदिक ने अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ करो, मैं नहीं जाने वाला, कोई और टैक्सी ढूंढ लो। समय बोला, नहीं, अब तुम ही हमें वहां तक पहुंचाओगे। हमने तुम्हें एडवांस दिया है, जब तक हम यहाँ हैं तुम हमें हर जगह छोड़कर आओगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें पूरा का पूरा एडवांस वापस करना होगा। ये सुनकर नंदिक का मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक है सर, पर आपको छोड़कर मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, 1 मिनट नहीं रुकूंगा वहां। आर्यन बोला, अरे यार चलो तो, आ जाना वापस। नंदिक ने बेमन से टैक्सी आगे बढ़ा दी। आयुध तेजी से अपनी कार चला रहा था। शिवी उसके पास बैठी थी। शिवी बोली, कहाँ जा रहे हैं आयुध हम? आयुध ने कहा, एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवी बोली, किसकी बात कर रहे हो तुम? और तुम यहाँ अपने पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आए हो, हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आयुध ने शिवी को गुस्से से घूरा। मैं उसे सालों से ढूंढ रहा हूँ, अब जाकर मिली है वो मुझे। इस बार उसे भागने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना काम बीच में ही रोकना क्यों ना पड़े। उसने लगभग चीखते हुए कहा। शिवी हैरानी से आयुध को देखने लगी। व्हाट? क्या हो गया तुम्हें आयुध? किसकी बात कर रहे हो तुम? शिवी कुछ भी न समझ पाने के कारण बहुत परेशान हो रही थी। आयुध ने उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया और अपनी कार की स्पीड और तेज कर ली। शिवी तो हैरानी से आयुध को देखती ही रह गई। उसने कभी भी आयुध के चेहरे पर अपने काम के अलावा किसी के लिए ऐसा जुनून नहीं देखा था।